Hello students, welcome to Augustu Learning. This is Shubham sir, your physics and mathematics coach, and we are doing the physics class today for the chapter 1 units and dimension lecture 3rd. बच्चों in this lecture we will study the dimensional analysis. उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. जेई में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक सा आइडिया उसके बारे में देखेंगे. उस पर कुछ अच्छे लेवल के और कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस करके देखेंगे. ठीक है बच्चों. हमारा यूट्यूब चैनल है अगस्तु लर्निंग आईआईटी जेई एंड नीट. इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. हमारे कोर्स का पूरा लाभ उठाने के लिए कोर्स नेम इज जेई पाथफाइंडर, और उस जेई पाथफाइंडर का पूरा शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. आप चाहें तो यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बच्चों लास्ट क्लास में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे कि बेसिक डायमेंशंस क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिक डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे की जाती है, वो सारा प्रोसेस हम देख चुके हैं. आज हम देखेंगे कि जो डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, क्या क्या इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है, वो सब कुछ हम डीप में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है डायमेंशंस का वो है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों. ये सीधी सी एक बात कहता है कि केवल और केवल क्या क्या है, मैं आपको पॉइंट्स में समझा देता हूं. Quantities undergoing addition and subtraction operation must have same dimensions. आप कहोगे सर ये तो बड़ी एडवांस सी कुछ बात हो गई, कुछ समझ सी में नहीं है. मैं आपको बेसिक भाषा में समझाता हूँ. मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप 2 kg ऑफ मिल्क में 5 आवर्स को ऐड कर दीजिए. आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो पाएगा? मैं तो 2 kg ऑफ मिल्क में 5 kg ऑफ वाटर ऐड कर सकता हूँ, 7 kg ऑफ मिल्क ऐड कर सकता हूँ, 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मिल्क में टाइम में कैसे ऐड कर पाऊंगा? सर ये तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है. या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 2 kg ऑफ मिल्क में आप 5 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऐड कर दीजिए. आप कहोगे सर इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. बच्चों यही बात तो ये वाला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि क्वांटिटीज अंडरगोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. यानी दो क्वांटिटीज को अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे a प्लस बी कोई एक हमारी क्वांटिटी है, फिजिक्स दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, तो कंफर्म है बच्चों कि डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशंस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल. तभी हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है. अगला स्टेटमेंट है बच्चों क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. अब ये बात आपको धीरे धीरे सारी समझ में आने लगेगी कि जैसे बच्चों y इज इक्वल्स टू हमने लिखा a प्लस बी, तो हमें पता है a की डायमेंशन भी d1 होगी और b की डायमेंशन भी कुछ d1 हो जाएगी. लेकिन अब ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि जो y है उसकी भी डायमेंशन हमारी d1 होगी. बोल रहा है क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन. यानी ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन से कुछ भी कह सकते हैं. इसके आइदर साइड यानी किसी भी साइड के दोनों मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो भी हैं, तीनों या तीन चीजें भी हो सकती है, चार चीजें भी, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, सबके डायमेंशन सेम होगी. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी माइनस ई. बच्चों कन्फर्म है पहले लॉ से इनकी 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 डायमेंशन इक्वल होगी, इनकी और इनकी इक्वल होगी. और दूसरे लॉ से क्या होगा? आप बोलोगे सर जो दूसरा वाला हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उससे इन सबकी डायमेंशंस हमारी बराबर होंगे. ठीक है बच्चों, आगे की बात. अगला फायदा है हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल का कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन ऑल्सो चेक करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. एक रिलेशन की करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, वो हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं. मेरे पास है a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई एम. ठीक है बच्चों. यहां पे हमें क्या क्या मेंशन है? एक क्वेश्चन है ये सिंपल सा. क्या क्या मेंशन है बच्चों? यहां पे x जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है और m जो है बच्चों वो है मास. ठीक है बच्चों. ये कोई सर्टेन रिलेशन है फिजिक्स का, हमें नहीं पता है किस चीज का है. मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैसे इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे. और हमसे पूछा क्या है? डायमेंशन ऑफ ए पूछा है और डायमेंशन ऑफ बी पूछा है. ठीक है बच्चों. तो कैसे करेंगे हम? पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे. तो हमें पता है कि जो x की डायमेंशन होगी वो ही हमारी b अपॉन m की डायमेंशन होगी. तो x डायमेंशन ऑफ x
इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन एम, यस और नो? डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन कितनी हो गई? एल हो गई बच्चों, हो गई कि नहीं हो गई? बी हमारा, बी का डायमेंशन हमें निकालनी है, एम है हमारा मास, तो बच्चों डायमेंशन कितनी होगी? आप बोलोगे सर एम, तो बच्चों बी की डायमेंशन हमारी कितनी निकल के आई? आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमेंशन आ गई हमारी एम की पावर 1 एल की पावर 1। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है ये वाला फंडा? अब कहोगे सर कि एक की डायमेंशन कैसे होगी, तो बस बात खत्म हो गई। इधर के सारे टर्म्स की डायमेंशन क्या है? इसकी भी हमारी एल है, इसकी भी हमारी एल है, तो ऑब्वियसली एक की डायमेंशन भी क्या होगी? यहां से हमें पता चल गया कि एक की भी डायमेंशन जो है वो एल ही होगी। क्या बच्चों इतनी कहानी क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट लिंक्स द टू यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। मैं आपको समझाता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। हमें पता है कि जो मीटर है बच्चों वो हमारा एसआई सिस्टम से बिलोंग करता है कि नहीं? और बच्चों जो हमारा फुट है वो एफपीएस सिस्टम से बिलोंग करता है, फुट पाउंड सेकंड से। अब हमें पता है कि अगर लेंथ को हम 1 मीटर ऑफ लेंथ को फुट में कन्वर्ट करना चाहते तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 3.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 3.28 हुआ बच्चों, इसी को हम बोलेंगे यहां पे क्या? कन्वर्जन फैक्टर। क्लियर है बच्चों ये वाली कहानी? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब एक जनरल सा एक बेसिक फॉर्मूला हम कह लेते हैं कि मान के चलो कुछ n1 ऑफ मीटर्स कुछ n2 ऑफ फुट के बराबर है। तो कन्वर्जन फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? मीटर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इंटू फुट। तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? उसी से बेसिक सा फॉर्मूला बनता है कि किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरे सिस्टम की क्वांटिटी से रिलेट कैसे किया जाता है, उसमें कन्वर्जन फैक्टर का हमारा रोल रहता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। वेरी गुड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको धीरे धीरे हम डिटेल में समझेंगे। बच्चों हमारे पास फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है बच्चों न्यूटन, और उसका दूसरा नाम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चों हमारे एसआई सिस्टम की बात हो गई। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो जो फोर्स की यूनिट होती है बच्चों वो होती है डाइन। डाइन का मतलब होता है बच्चों ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डाइन। अब मैंने आपसे एक मामूली सा सवाल पूछा कि इस डाइन में और न्यूटन में रिलेशन निकालिए, तो कि एक डाइन और न्यूटन जो वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, यानी बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। तो आप बोलोगे सर मैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सर 1 इंटू 1000 ग्राम्स इंटू मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, रेस्पेक्टिव यूनिट्स की जगह पे जो मेरे नए सिस्टम की यूनिट्स हैं वो मैंने रिप्लेस कर दी। मैं एम के सिस्टम में था मीटर किलोग्राम सेकंड में, मैंने मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या किया, मैं नेक्स्ट सिस्टम में जाना चाहता हूँ सीजीएस सिस्टम में, यानी ग्राम किलोग्राम की जगह मुझे ग्राम यूज करना है। तो 1 किलोग्राम की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर 1000 ग्राम रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मीटर की जगह पे मुझे क्या चाहिए? मीटर की जगह पे मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर के बराबर लिख सकता हूं। क्या ओवरऑल मैथमेटिकली कोई चेंज आया? आप बोलोगे नहीं सर, सिर्फ शक्ल बदल रही है, चीज वही है। आ रही है बात समझ में? फिर उसने टाइम के लिए पूछा, टाइम के लिए सेकंड है, इधर भी सेकंड है, रिक्वायरमेंट तो हमें चेंज नहीं करनी। तो फाइनली हमारा क्या बनेगा? ये 3 पावर्स हैं, ये 2 पावर्स हैं बच्चों, ओवरऑल 10 की पावर हो जाएगी 5, और ऊपर बनेगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस नाम से जानते हैं बच्चों? ये होता है डाइन। तो ये हमें समझ में आ गया बच्चों कि जो हमारा 1 न्यूटन है वो किसके बराबर है?
10⁵ डाइन के बराबर है। कहती बात बच्चों अच्छे से समझ में आई? ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट को हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब आगे क्वेश्चंस में हम डिटेल में समझेंगे कि करना कैसे होता है। जैसे बच्चों हमको एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पहला पार्ट है सवाल का। दूसरा सवाल है फाइंड इट्स एसआई यूनिट एंड फाइंड इट्स सीजीएस यूनिट। वेरी गुड। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों जिन बच्चों को पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू कैपिटल G टाइम्स ऑफ, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही होता है बच्चों। लेकिन अब इस बार हमें क्या कुछ F या फोर्स निकालना है क्या? नहीं निकालना, हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है G की। तो G के लिए हमें G की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। R जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा बच्चों। तो G की डायमेंशन निकालने के लिए मुझे फोर्स की डायमेंशन रखनी पड़ेगी जो हमें याद होनी चाहिए, mlt की पावर -2। R स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर, और m1 m2 की डायमेंशन जो हो जाएंगी बच्चों वो क्या हो जाएंगी, m⁻²। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको फर्दर बच्चों हमने सिंप्लीफाई किया तो G की वैल्यू कितनी आती है, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻²। ये बच्चों हमारी G की फाइनली डायमेंशन आ गई। इतनी बात क्लियर है बच्चों? हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा हो चुका है। ऐसा यूनिट भी निकाल ली हमने, डायमेंशन भी निकाल ली। ऐसा यूनिट कैसे? ऐसा यूनिट हम यहां से बोल सकते हैं बच्चों क्या होगी, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। आगे बच्चों बात समझ में? अब हम देखते हैं इसकी सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे। जी की यूनिट बच्चों अभी हमने देखी क्या, ये हमारी किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। बस बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसे फंडा हमें यहां पे यूज करना है। 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम्स और होल की पावर है -1, ठीक है। मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर्स और 100 सेंटीमीटर की पावर है यहाँ पे 3। सेकंड को चेंज ही नहीं करना, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। जी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10⁻⁻, ये होगा बच्चों ओवरऑल -3 और वो होगा 10⁻⁶। ये बनेगा ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। तो कैपिटल जी हमारा कितना आएगा बच्चों, -3 पावर प्लस 6 पावर, दिस कम्स आउट टू बी 10⁻³ ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर आ गया। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में लाना चाहते हैं तो हमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU वेयर N is numerical value and U is equals to unit, then which of the following relation is true? कौन सा रिलेशन बच्चों ट्रू होगा? ध्यान से समझते हैं। मेरे पास बच्चों 1 kg ऑफ मिल्क है, ठीक है। इस 1 kg ऑफ मिल्क को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, मैं इसको लिखना चाहूं लेट से ग्राम में, तो 1 का तो बन गया बच्चों 1000, लेकिन बैलेंस करने के लिए किलोग्राम को मैं क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर ग्राम करना पड़ेगा। तो मैं 1000 ग्राम ऑफ मिल्क बोलूं या 1 kg ऑफ मिल्क बोलूं तो बात बराबर है। हमें यहां पे ये बात समझ में आ गई कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी तो यूनिट की वैल्यू घट गई, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी यूनिट की वैल्यू घटेगी। यानी ये हमें समझ में आ गया कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। बात खत्म हो गई। कौन सा रिलेशन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों आगे बात समझ में? बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 डाइन्स। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। चलिए बच्चों देखिए, हमें दिया हुआ है फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 डाइन्स। यानी कि डाइन को मैं अभी अभी हमने देखा था भाई SI में जो हमारी न्यूटन होती है, SI में बच्चों जो न्यूटन होता है कितनी वैल्यू होती है उसकी? उसकी वैल्यू होती है मीटर किलो
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बच्चों सीजीएस में होता है डाइन, और डाइन कितना होता है हमारा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों से F100 को जो 100 डाइन दिया हुआ है, क्या मैं से 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है। अब देखना उसने फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज क्या क्या किया है। मास की क्वांटिटी उसने की है किलोग्राम, किलोग्राम कर लेते हैं पहले चेंज। तो F इजिकल्स आएगा बच्चों 100 ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम को मुझे लिखना पड़ेगा किलोग्राम बाई 1000। ठीक है बच्चों। अगली यूनिट है हमारी मीटर, और हमें सवाल में दी हुई है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेंटीमीटर को एक्चुअल में लिखना पड़ेगा मीटर अपॉन 100। आ रही है बच्चों बात समझ में? डिवाइडेड बाई, अब हमें दिया हुआ है एस स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें चाहिए मिनट में। तो मुझे एक सेकंड को क्या एक मिनट डिवाइडेड बाई 60 लिखना पड़ेगा, तभी तो एक सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा m/60, और इसका होल स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितने मिनट, तो आप बोलोगे सर डिवाइड कर दो, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 1 सेकंड होगा। सेम मैंने यहां पे किया है, सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर को मैंने मिनट अपॉन 60 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो और यहां पे 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/3600। 60 का स्क्वायर हो गया बच्चों 3600। और हमारी यूनिट्स क्या क्या बनी, किलोग्राम मीटर, और ये मिनट है बच्चों, और उसका है स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर हमारा हो गया। बस इसको फर्दर करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसको आगे सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा 100 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 100,000 इंटू 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 36 से ये कैंसिल। कितना आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर, 3.6। तो हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 इन द न्यू यूनिट सिस्टम। तो मैं इसको 3.6 यू बोल रहा हूं, कुछ 3.6 यूनिट्स आ जाएगा। यानी कन्वर्जन फैक्टर उस सिस्टम से सिस्टम में कितना आया बच्चों हमारा, 3.6 आ गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर। ये चैप्टर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बस फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑफ वायर द फॉर्मूला इज y इज इक्वल्स टू F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना बच्चों हमारा पहला काम होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। ठीक है बच्चों, आगे की बात। Where L is equals to length, A is equals to area of cross section of wire, delta L is change in length of the wire when stretched with a force F. The conversion factor to change it from CGS to MKS system is। अब हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है बच्चों, कैसे करेंगे? यहाँ पे बच्चों जो हमारी जो यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मुझे याद है, लेकिन हम इस सवाल से भी कैसे निकालेंगे, सवाल से मैं समझा देता हूं। जो फॉर्मूला हमें गिवन है, फॉर्मूला हमें गिवन है, तो फोर्स की लिखेंगे हम यूनिट, लेंथ की लिखेंगे ऊपर मीटर, नीचे एरिया की लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और इसकी लिखेंगे हम फिर से मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आ गया अल्टीमेटली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वही हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया, न्यूटन होता है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक है हमारा मीटर स्क्वायर ऑलरेडी, तो नीचे मीटर स्क्वायर भी हो गया। आगे बच्चों बात समझ में, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल, कितना आएगा हमारा किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। आगे बच्चों बात समझ में, ये हमारी एमके सिस्टम की जो है यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट निकल के आ गई। क्लियर है बच्चों इतनी कहानी? अब आगे चलते हैं। इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो सीजीएस में करने के लिए मुझे यहीं पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे किलोग्राम को लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम्स, मीटर को मुझे लिखना पड़ेगा बच्चों
100 सेंटीमीटर्स, और सेकंड स्क्वायर जो वो सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे फाइनल आया हमारा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मुझे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सीजीएस में क्या लिखना पड़ेगा, 10 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को मुझे सीजीएस में लिखना पड़ेगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो कन्वर्जन फैक्टर कितना है यहां से, आप बोलोगे सर 10, लेकिन उसने पूछा क्या सवाल में, ये देखिए आप, उसने बोला है कि द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस। अगर मेरे पास एक वैल्यू एक्स वैल्यू सीजीएस में दी हुई है तो मुझे एमकेएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास अगर एमकेएस में है तो मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सीजीएस से कन्वर्ट करने के लिए एमकेएस में मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 10 से डिवाइड करने का। तो कन्वर्जन फैक्टर 10 नहीं होगा बच्चों, कन्वर्जन फैक्टर आएगा हमारा 0.1। अगर हम एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आंसर होना चाहिए था हमारा 10, लेकिन हम सीजीएस से एमकेएस सिस्टम में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर कितना आएगा हमारा, 0.1 आएगा। कितनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। चलिए ठीक है, ये तो मैं पता चल गया बच्चों। LHS में जो है वो फोर्स है, इधर है AT प्लस BT स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब हमें पता है F की जो डायमेंशन होती है वो होती है MLT रेज टू द पावर -2, होती है कि नहीं होती बच्चों? तो मैं ये भी पता चल गया कि जो A की भी जो डायमेंशन होने वाली है वो भी MLT की पावर -2 होने वाली है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से मैंने कहा था इक्वेशन के दोनों तरफ, इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ की जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस हमेशा सेम होनी चाहिए। तो MLT की -2 हो गई तो A की भी MLT की -2 हो गई। अब A में ऐड क्या हो रहा है, A में ऐड हो रहा है हमारा B इंटू टी स्क्वायर, यानी टाइम का स्क्वायर, यानी T रेज टू द पावर 2। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी केवल उन्हीं क्वांटिटीज का किया जा सकता है जिनकी डायमेंशन से सेम है। तो इनकी डायमेंशन सेम होंगी तभी तो इनको ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो B की पावर BT जो है बच्चों वो भी MLT की -2 के बराबर है। T को उधर ले जाएंगे तो B बनेगा हमारा MLT की पावर -2 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, यहाँ ले गए इसको इसके अपॉन में। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, MLT की पावर -4। ये हमारी B की डायमेंशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो A की डायमेंशन हमारी कितनी आई बच्चों, A की डायमेंशन इसमें मिसिंग है बच्चों, ऑप्शन डी इसमें मेंशन कर लेते हैं। A की जो डायमेंशन आएगी बच्चों वो आएगी हमारी, ओके आई डू अपोलोजाइज, एक्चुअली A में T मल्टीप्लाइड है। T मल्टीप्लाइड होने का मतलब बच्चों ये जो डायमेंशन आएगी हमारी, इसको दोबारा कर लेते हैं। बच्चों हमने मिस कर दिया था A वाला, A के साथ T भी मल्टीप्लाइड है, तो हमें पता चलेगा कि MLT की -2 यानी LHS की जो डायमेंशन है वो A टाइम्स ऑफ सम टाइम की डायमेंशन के मल्टीप्लाइड के बराबर। तो A की डायमेंशन बच्चों यहां से कितनी आएगी, यहां से आएगी MLT की -3। और ये डायमेंशन हमारी बच्चों किसकी होनी चाहिए, जब AT की इतनी तो BT स्क्वायर की भी उतनी होनी चाहिए। तो BT स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू द BT स्क्वायर डायमेंशन। तो A की डायमेंशन तो बच्चों ये हो गई, यहां से B की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, T को नीचे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, MLT की पावर -4। सो MLT की -3 और MLT की -4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसमें मिसिंग है तो ऑप्शन डी आप इसमें लिख लीजिए कुछ नन ऑफ द अबव टाइप। क्लियर है बच्चों, क्या ये वाली कहानी आपको समझ में आई? मैं और इस तरीके के सवाल आपको करवाऊंगा, टेंशन ना लें। अगला सवाल है, the position of a particle at time t is given by the relation x as a function of t is equals to v naught upon a times of 1 minus
e raised to the power minus alpha t, where v naught is constant and alpha is greater than 0, then the dimension of v naught and alpha are respectively. चलिए बच्चों, मैं आपको याद आ रहा होगा, मैं बता चुका हूं कि जो पावर्स होती हैं बच्चों किसी भी नंबर की, जैसे 2 की पावर x, तो बच्चों ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा ये कैसी होगी, हमेशा ही एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी. अब हम आगे की बात कर लेते हैं बच्चों. रियल नंबर्स भी जो होते हैं 1 2 3 4 5 जो प्योर नंबर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं. तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. तो हमें पता है कि 1 की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन हमारी e टू दी पावर माइनस अल्फा टी की होगी. और 1 कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, 1 जो होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यानी m0 l0 t0 शुड बी इक्वल्स टू इसकी डायमेंशन. होगी कि नहीं होगी बच्चों. अच्छा, अब किसी भी ई क्या है, एक प्योर नंबर है, और उस प्योर नंबर की पावर भी किससे रेज करी गई है, एक पावर से, एक रियल नंबर से. तो रियल नंबर की पावर, रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, यानी ये वाली क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होने वाली है, तो उसकी हमें परवाह नहीं करनी. अब हम आ जाते हैं अल्फा टी पर. तो अल्फा टी हमें पता है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, सम 1 अपॉन टी. तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों, टी रेज टू द पावर -1. तो टी रेज टू द पावर -1 आप देख रहे हो ज्यादातर ऑप्शंस में टी रेज टू द पावर -1 तो है. तो अल्फा की तो बात हमें समझ में आ गई. अब बात हम कर लेते हैं, ये हमें पता है पूरा मटेरियल डायमेंशनलेस है. इसका मतलब x ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सम डायमेंशनलेस क्वांटिटी. मैं इसको शॉर्ट में dl लिख देता हूं. अब x क्या है बच्चों, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन होगी l इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल्फा. एल्फा की डायमेंशन कितनी निकाल चुके हैं हम, टी की पावर -1 इंटू सम डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो वी नॉट की डायमेंशन यहां से बच्चों क्या आ गई, आप बोलोगे सर एल टी की पावर -1 आ गई. तो कौन सा आंसर सही है हमारा, एल टी की पावर -1 एंड टी की पावर -1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. क्या बच्चों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई. चलिए आगे चलते हैं. मेरे ख्याल से बच्चों ये डायमेंशन का बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फिजिक्स की इक्वेशंस की करेक्टनेस हम डायमेंशंस को यूज करके चेक कर सकते हैं, और भी हम एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो सब इसमें हम थोड़ी समझेंगे. आप लोगों को बच्चों ये होमवर्क करके आना है, कल की क्लास में इस होमवर्क को हम डिस्कस करेंगे. ये कुछ सवाल मैंने दिए हुए हैं, आप इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है. तो जो भी आज मैंने कवर किया है आज की क्लास में वो उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस होगी अगर इन सवालों को आप करेंगे. जो मैंने क्लास में कराए, कुछ सवाल उससे हल्के, कुछ सवाल उसी लेवल के, और कुछ सवाल उससे भी अच्छे लेवल के मैंने होमवर्क में दिए हैं. आप हमारी होमवर्क की शीट नीचे लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.